हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से फैक्टर उस पर काम कर रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। इस पूरे सॉइल वाले पोर्शन को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो देखते रहिए इसको, आगे बने रहिएगा मेरे साथ, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर को क्या है। ये मृदा कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो देखिए कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। कार्बनिक पदार्थ वो पदार्थ है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी पदार्थ जैसे कि क्या होगा आपका सेरल रेसिड्यू है, प्लांट रेसिड्यू है या डेड बॉडीज़ हैं, जो भी है, जब वो क्या होगा मृदा में मिट्टी में जब आएगा तो मिट्टी में आने के बाद क्या होगा, वो उसका डिकम्पोजिशन चालू होगा और उस डिकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, काला या भूरा रंग का होता है, ठीक है। तो मृदा में ये किसके कारण होगा, सूक्ष्मजीव जो प्रेजेंट होंगे उसके कारण इसका डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। तो मृदा में सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप जो काला भूरा पदार्थ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। अगर आप सॉइल की बात कर रहे हैं तो देखिए जो हमारा सॉइल है उसमें क्या होता है कि जो हम इन जनरल बात करते हैं कि औसत जो हम बात करते हैं मृदा में, आप देखेंगे कि उसमें 5% ही कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। औसत जो मृदा होती है वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ कि 5% कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं और उसमें 45% क्या होता है आपका खनिज पदार्थ होता है, 25% एयर और 25% क्या होता है, वाटर होता है। पर अगर मैं बोलूँ भारतीय मृदा की बात करूँ तो यहाँ जो भारतीय मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, केवल 0.5 to 1% होता है, ठीक। जो भारतीय मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो 0.5 to 1% होता है। अब देखिए यहाँ जो ह्यूमस है जिसकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न हुआ है। और ये जो है ह्यूमस, ये जो है क्या करा रहा है, पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी करवाता है किसको, पौधों के लिए, ठीक है। क्योंकि उन कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करता है जिसमें क्या होता है, ये कार्बनिक पदार्थ में हमको क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, इस कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, ठीक है, अमीनो अम्ल है, तो इत्यादि जो भी पदार्थ हैं उन सब का क्या करता है, डिकम्पोजिशन होता है और उस डिकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं और वही मिनरल्स जो होगा पौधे क्या करेंगे, इंटेक करेंगे और उनकी वृद्धि में, ग्रोथ में, जो भी है उनके हेल्थ पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमस क्या है। तो अगर आप देखें तो ह्यूमस में जो होता है मेनली 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कार्बन जो होता है वो 50% प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन जो होगा 35% प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन जो है 5% और हाइड्रोजन 5% प्रेजेंट होता है, ठीक। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ह्यूमस में इनकी जो परसेंटेज है वो बिल्कुल याद रखिए कि कार्बन कितना है 50%, ऑक्सीजन 35%, नाइट्रोजन 5% और हाइड्रोजन 5%, ठीक। अगर ये ह्यूमस को देखा जाए तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है आपका लिंगोप्रोटीन, ठीक। इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लिंगोप्रोटीन। लिंगोप्रोटीन कहने का क्या मतलब है, यहाँ लिग्निन और प्रोटीन से भी मिलके बना होता है, ठीक है। अगर आप ह्यूमस की कंपोजिशन देखें तो उसमें लिग्निन की जो मात्रा है वो होता है 40 to 45% और प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 30 to 33% होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिंगोप्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ह्यूमस में याद रखने के लिए, इसका CN रेशियो जो है इसका कितना होता है, 10:1। ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इस तरफ इतना याद रखिए कि कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है वो कितना है, 10:1 है ह्यूमस में, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो मृदा का घोल है, मृदा घोल है, सॉइल सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है PO4 3- जो होता है वो अधिशोषित करने की जो शक्ति होती है वो केवल किस में होती है, ह्यूमस में होती है। PO4 3- अधिशोषित करने की जो एबिलिटी होती है वो केवल किस में होती है, ह्यूमस के पास होती है। अब देखिए ह्यूमस को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका ह्यूमिक सब्सटेंस और एक होता है आपका नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस, ठीक। एक होता है ह्यूमिक सब्सटेंस और एक होता है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस।
अब ये ह्यूमिक सब्सटेंस और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस क्या है वो समझते हैं। देखिए, ह्यूमिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस है जिसमें अम्लीय और अधिक आणविक भार वाला तत्व होता है। ठीक है, यहाँ जो ह्यूमिक सब्सटेंस होता है इसकी प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय होगी और ये अधिक आणविक भार वाला होता है। काला भूरा पदार्थ होता है जो हमको दिखता है वो क्या है, आपका ह्यूमिक सब्सटेंस है। या ह्यूमिक सब्सटेंस को भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका फुल्विक एसिड, दूसरा है आपका ह्यूमिक एसिड और तीसरा है आपका ह्यूमिन। तो फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन में क्या डिफरेंस है? तो फुल्विक एसिड जो हम पहले बात कर रहे हैं इसका जो आणविक भार होगा वो सबसे कम होगा। ठीक, ऊपर से ही क्या होगा, अम्ल और क्षार में घुलनशील है। और तीसरी बात, यह सूक्ष्म जीवों द्वारा इजिली डिकम्पोज होगा। ठीक, तो ह्यूमस में 3 चीज़ें हैं, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। तो जो फुल्विक एसिड होता है वो क्या हुआ, बोला मैंने, न्यूनतम आणविक भार वाला है, इजिली डिकम्पोज होगा और यह अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील है। जब हम बात करेंगे ह्यूमिक एसिड की तो ये कैसा है, मध्यम आणविक भार वाला है और ये केवल क्षार में घुलनशील है। ठीक, और यह जो होगा यह भी सूक्ष्मजीवों द्वारा डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ह्यूमिन की तो कैसा है, ये अधिकतम आणविक भार वाला पदार्थ है और यह जो होगा अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील नहीं है और यह सूक्ष्मजीवों द्वारा डिकम्पोज नहीं होगा बल्कि यह उसके प्रतिरोध का काम करेगा। ठीक है, यह उसके प्रतिरोध का काम करता है, उसके अपोजिट काम करता है। कौन सा, आपका ह्यूमिन। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका ह्यूमिक सब्सटेंस। एक होता है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस कहने का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आसानी से रिलीज होने वाला। ठीक, तो जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इजीली रिलीज हो सकता है वो जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ह्यूमिक होते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अमीनो एसिड है, ये सब क्या है, आपके नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस हैं। ये सब आपके क्या है, नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस है और ये इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे। तो जो ह्यूमस है उसमें जो मेन कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, आपका ह्यूमिक सब्सटेंस। ठीक है, जिसका जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, आपका ह्यूमिक सब्सटेंस का। ठीक, एक बात और देख लीजिए यहाँ पास कि अगर किसी सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ग्रेटर देन 20% है, ठीक है, अगर किसी सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक है तो उसको हम बोलते हैं कार्बनिक सॉइल। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक सॉइल। अगर किसी सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लेस देन 20% है तो क्या होगा, वो खनिजीकृत सॉइल होगा, मिनरल सॉइल होगा। ठीक, और अगर आप पीट सॉइल की बात करें तो पीट सॉइल में जो होता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 90% तक होती है। ठीक है, ये थोड़ी दलदली टाइप की होती है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है इस सॉइल में वो 90% तक होती है। कौन सा सॉइल, पीट सॉइल। तो यहाँ तक की थी कुछ मुख्य बातें। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम और आगे इस पे और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, देखते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, मृदा कार्बनिक पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कारक को, और पहला कारक जो है आपका कौन सा है, आर्द्रता, मॉइस्चर। मान लीजिए कि आप कार्बनिक पदार्थ को शुष्क सॉइल में मिला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा कि वो जो शुष्क सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को क्या करेगा, ये कार्बनिक पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो प्लांट के लिए होगा वो वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है वहाँ पास। ठीक है, तो ये सॉइल को इफेक्ट करता है। इसलिए कार्बनिक पदार्थ के लिए क्या चाहिए, आपको मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल में, अच्छा तो बेटर होगा। दूसरा, ताप, टेम्परेचर जो है बहुत की फैक्टर है। अगर मान लीजिए कि सॉइल का टेम्परेचर 24 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये परफेक्ट टेम्परेचर है, और उसमें जो उपस्थित सूक्ष्मजीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वो ये टेम्परेचर जितना अच्छा मेंटेन रहेगा वो उतना ही अच्छा क्या करेंगे, इन कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे ही क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन में जो होगा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर आप भारत में देखें तो भारत कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र है, तो यहाँ जो होता है जो डिकम्पोजिशन रेट बहुत हायर होती है। इसलिए अगर आप देखें तो भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ का जो प्रेजेंस है वो कितना है, 0.5 to 1% है। ठीक,
तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। दूसरा है एरेशन। एरेशन कहने का मतलब है कि जैसे कि क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल क्या होता है, चिकनी मिट्टी है, उसमें जो होती है उसकी पोरोसिटी कम होती है, परमेबिलिटी कम होती है। तो वैसे जो मृदा है जहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं उनमें एरेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसे मृदा में क्या होता है, विघटन दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे मृदा में क्या होगा, आपका विघटन दर धीमा हो जाता है। चौथा पॉइंट है CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, और किसी भी किसान को ये पता होना चाहिए, अगर उसको ये पता है कि उसके सॉइल में कार्बन नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है और कौन सा प्लांट हम बो रहे हैं उसमें कार्बन नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है, तो वो क्या होता है उस फसल के लिए उतना ही अच्छा होता है और प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कार्बन नाइट्रोजन को देखें तो क्या है, इसके कारण हमको क्या पता चलता है, सॉइल में उपलब्ध नाइट्रोजन, कुल कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक विघटन की दर एवं उचित मृदा प्रबंधन में विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन क्यों आवश्यक हमको, उपलब्ध नाइट्रोजन कितना है ये जानने के लिए, कुल कार्बनिक पदार्थों कितना है वो पता करने के लिए, और कार्बनिक पदार्थों का विघटन दर कैसे हो रहा है ये जानने के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जानना आवश्यक है। ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या है इसको हम और डिटेल में समझेंगे। पहले इससे जो आने वाला क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। देखिए, एक सामान्य मृदा है उसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है ऑन एवरेज कितना होता है, 8:1 to 15:1, ठीक है। 8:1 to 15:1 ये जो होता है ऑन एवरेज होता है। आप कह सकते हैं कि 14:1 जो है जनरली ये क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है मृदा का, ठीक। सामान्य मृदा का जो औसत होता है वो इस रेंज पे होता है, और जनरली क्या होता है 14:1 हम लेते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना होगा, 14:1। ये 14:1 कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि कार्बन का जो कंसंट्रेशन है और नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को बता रहा है। अगर 1 यूनिट नाइट्रोजन है तो कितना 14 यूनिट कार्बन की आवश्यकता होगी, ठीक है। 1 यूनिट नाइट्रोजन को हैंडल करने के लिए यहाँ कितना लग रहा है, 14 यूनिट कार्बन की आवश्यकता हो रही है, यही बता रहा है, ठीक। तो कार्बन नाइट्रोजन का ये क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन बता रहा है। दूसरा है आपका लेग्यूम एवं फार्म खाद। लेग्यूम मतलब क्या है, द्विदलीय फसलें जो होती हैं जिसमें जैसा कि आपका चना वना है जिसमें राइजोबियम पाया जाता है, वैसे जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो रेशियो होता है 20:30 रेशियो टू 1 होता है, ठीक है। 20:30 to 1 होता है। सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा, इसमें जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है 400:1। फिर है आपका सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव में कितना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 8:1 होता है, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितना होता है, 8 होता है, और ह्यूमस में हमने बात किया है कितना होता है, 10:1 होता है। तो अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि जो 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें 58 ग्राम जो होता है कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक। 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में 58 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए 1 ग्राम कार्बन कितना होगा, 100/58 इज इक्वल टू 1.724 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। 1.724 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर होगा। इस 1.724 को हम क्या बोलते हैं, बैमलेन फैक्टर। इस 1.724 को हम क्या बोलते हैं, बैमलेन फैक्टर। मान लीजिए कि आपको ये दे दिया कि 50 kg ऑर्गेनिक मैटर है तो उसमें कार्बन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस 50 kg में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.58 का, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा मिल जाएगी। अगर इसको उल्टा दिया, ठीक, अगर इसको उल्टा दिया, मान लीजिए 50 kg आपको क्या दे दिया, कार्बन दे दिया, तो अब आप ऑर्गेनिक मैटर निकाल लेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.724 कितना होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो 50 डिवाइडेड बाई 1.724 कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 50 kg कार्बन में कितना ऑर्गेनिक मैटर है ये हमको पता चल जाएगा, ठीक। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर में कितना कार्बन है, या कार्बन है तो कितना ऑर्गेनिक मैटर होगा ये पता करते हैं। अब देखिए कार्बन पदार्थ की भूमिका देखिए, इस कार्बनिक पदार्थ से क्या फ़ायदा हुआ। तो पहला तो है पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत जो है खनिजीकरण प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध। ये खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या है,
ये मैं बताऊंगा। यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए, खनिजीकरण कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मैटर को ये सरल क्या है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित करता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खनिजीकरण बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत से जो खनिजीकरण प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध होते हैं और इसके माध्यम से हमें जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फेरस, फास्फोरस, ये सब क्या होता है, मिलता है। ठीक है, फिर इसी जो है आपका खनिज को फिर कौन इंटेक करता है, पौधे इंटेक करते हैं अपने विकास के लिए। ठीक, अगर आप देखें कार्बनिक पदार्थ से तो 95% नाइट्रोजन और 33% फास्फोरस हमको मिल जाता है। इस कार्बनिक पदार्थ से 95% नाइट्रोजन और 33% फास्फोरस हमको मिल जाता है। ठीक, दूसरी बात, अब देखिए कि इस कार्बनिक पदार्थ के कारण क्या हुआ। तो इस कार्बनिक पदार्थ के कारण सबसे पहली बात है मृदा संरचना पे प्रभाव पड़ा। मृदा संरचना पे क्या प्रभाव पड़ा, जो स्ट्रक्चर है मृदा का वो सुसंगठित होगा, उसमें जो होगा मॉइस्चर लगातार प्रेजेंट होगा। आपको पता है ये जो मिनरल्स प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को बांध के रखता है, मिनरल को, सॉइल पार्टिकल्स को सेपरेट होने नहीं देता है। ठीक, उसके कारण फिर क्या होगा, जल का विकास अच्छा होगा, यानी कि वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसमें, वायु संचार अच्छा होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा वायु का संचार अच्छा है और वाटर टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, जल धारण क्षमता अच्छा है, जल निकास की व्यवस्था अच्छी होती है इसमें। सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से विभिन्न पदार्थों का खनिजीकरण हो रहा है, मिनरलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होंगे उनके लिए भी ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद क्या है, ये मृदा के ताप को नियंत्रित करता है। अगर सॉइल पार्टिकल्स में ऑर्गेनिक मैटर आ जाते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर से आने वाले टेम्परेचर को के लिए एक प्रतिरोध का काम करता है। हाई टेम्परेचर को ऑर्गेनिज्म के लिए जो है जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए हमको 24 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज है आ रहा है तो ये क्या करता है, उसके ऊपर एक लेयर का काम करता है, जिससे ये आपका हाई धूप है या टेम्परेचर है वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ तक की बात थी ये। अब देखिए हमको एक चीज़ और समझना है, वो है CN रेशियो, उसका क्या इम्पैक्ट है वो हम समझते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का क्या प्रभाव है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हम समझते हैं क्या है। देखिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है क्या है, अगर मैं बोलूँ कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना है, मान लीजिए कितना है, 24:1 है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग 24 यूनिट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 1 यूनिट नाइट्रोजन के पीछे 24 यूनिट कार्बन की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है उसका क्या इफेक्ट है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्यों चाहिए, एक तो है कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए हमको नेसेसरी है। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 24:1 होता है तभी क्या होता है, आपका कार्बनिक पदार्थों का विघटन जो होता है वो क्या होगा, ऑप्टिमम होगा। ठीक, फिर है आपका नाइट्रोजन साइकिल को जो कंटिन्यू करने के लिए, नाइट्रोजन साइकिल को बनाए रखने के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का बहुत महत्व है। अब देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, एक होता है आपका मिनरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं खनिजीकरण, और एक होता है इमोबिलाइजेशन यानी कि आपका स्थिरीकरण। ये खनिजीकरण और स्थिरीकरण क्या है, इसको अगर सिंपल शब्दों में कहें तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक में। ठीक, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक से जब इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रहा है तब उसको हम बोल देते हैं मिनरलाइजेशन प्रोसेस, और जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोल देते हैं उसको इमोबिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक, तो ये टर्म्स हैं जिसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है और इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना इमोबिलाइजेशन है। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के परिणाम स्वरूप अनुपलब्ध खनिजों को उपलब्ध रूप में लाना। अब देखिए जो प्लांट होता है वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स को लेता है तो कौन से फॉर्म में लेता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। तो खनिजीकरण में क्या हो रहा है, इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो रहा है, अपघटन के परिणाम स्वरूप यह कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, इनऑर्गेनिक पदार्थ में कन्वर्ट होगा, और वो इनऑर्गेनिक पदार्थ जो होगा पौधों के लिए क्या होगा, उपलब्ध फॉर्म में होगा। ठीक है,
उसके बाद है इमोबिलाइजेशन, अकार्बनिक यौगिकों का पौधों एवं सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक रूप में परिवर्तन होना। यहाँ क्या हो रहा है, जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा है सूक्ष्मजीवों द्वारा। वो क्यों हो रहा है हम समझेंगे। देखिए, अगर सूक्ष्मजीव की बात करूँ मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसके लिए जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है कार्बन नाइट्रोजन की वो कितनी है, 8:1। तो सूक्ष्मजीवों का क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है 8:1 होता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, है ना, अपने हेल्थ को सस्टेन करने के लिए यह जो रेशियो होता है वो चाहिए होता है 24:1। ठीक, अपने हेल्थ को सस्टेन करने के लिए कितना चाहिए, 24:1। अगर, और इसमें देखिए ये जो 24 है उसमें देखेंगे तो जो 16 पार्ट है और एक है 8 पार्ट, तो 16 पार्ट जो होता है उसको एनर्जी जनरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसके एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, और 8 जो होता है उसके मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो अपनी हेल्थ को सस्टेन करने के लिए चाहिए उसको 24:1, जिसमें उसको 16 पार्ट उसके एनर्जी पे खर्च हो रहा है, और 8 पार्ट जो होगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए उसको चाहिए। ये 24:1 ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सॉइल में, उनको कितनी आवश्यकता है, 24:1 की। मान लीजिए अब हम कोई ऐसा कार्बनिक पदार्थ डाल रहे हैं जिसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो कितना है, 30:1 है। ठीक है, 30:1 है। तो यह जो 30:1 है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है वो कितना है, 24:1। ठीक, तो यहाँ कार्बन कैसा है, हाई है। ठीक है, कार्बन का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। अब उसको तो चाहिए कितना, 24:1। और आप मिट्टी में, मृदा में कोई भी कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो जनरली क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, वो जनरली क्या होता है, स्थिर होता है। तो उसको इतना रिक्वायरमेंट है 24:1। यहाँ है कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा। अब कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस कार्बन की मात्रा को क्या करने के लिए, कार्बन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, शीन रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, सॉइल में जहाँ भी नाइट्रोजन होगा उसको क्या कर लेगा, उसका स्थिरीकरण कर देगा, इमोबिलाइजेशन कर देगा। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या कर देगा, इमोबिलाइजेशन कर देगा, स्थिरीकरण कर देगा। और क्या करेगा, इस 24:1 को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसके कारण क्या होगा, अब नाइट्रोजन जो होगा सॉइल में क्या होगा, उपलब्ध फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, अनुपलब्ध फॉर्म में हो गया। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 24:1 मेंटेन करने के लिए उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्थिरीकरण या इमोबिलाइजेशन। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब 24:1 से अधिक हो गया तब की बात है। ठीक, तो अब क्या हो गया, ये जो अब पौधे जो होंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया तो पौधों के लिए क्या हो गया, ये नाइट्रोजन जो होगा अब क्या होगा, अनअवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अनअवेलेबल हो जाएगा। और उसके लिए अवेलेबल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में या अमोनियम के फॉर्म में वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को अवशोषित करता था, लेकिन अब क्या हो गया, अनअवेलेबल फॉर्म हो गया। मान लीजिए यही क्या होता है, रेशियो अगर कम होता, 20:1 होता। ठीक है, 20:1 होता, तो यहाँ पर क्या हो गया, यही अगर रेशियो क्या होता, 20:1 है, तो 21:1 है तो क्या हो गया, यहाँ जो कार्बन का कंसंट्रेशन कम हो गया और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो कहने का मतलब ये है कि अब उसके पास सफिशेंट नाइट्रोजन है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन का अब क्या करेगा, खनिजीकरण करेगा। ठीक है, खनिजीकरण करने के कारण क्या मिलेगा आपको, NO3- या NH3 मिलेगा, जो प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म है। तो इसलिए हम इसने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखे, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप अनुपलब्ध खनिजों को उपलब्ध रूप में लाना। तो ये अनुपलब्ध रूप को उपलब्ध रूप में लाएगा। इसीलिए क्या होता है, अगर सॉइल में आपका जो सॉइल का कितना होता है, 14:1 होता है। इसलिए जब भी हम कोई क्या बोलते हैं, क्रॉप ले रहे हैं या क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो वहाँ CN रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर रहा है वो क्या करता है, ये जो रेशियो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और वो जब वो रेशियो मेंटेन करेगा तभी वो नाइट्रोजन को क्या करेगा, अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, तभी क्या होगा, प्लांट ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तभी प्लांट ग्रोथ कर सकता है।
नेट, ठीक है। जितना ज़्यादा क्या होगा ये रेशियो होगा, उतना ही क्या होगा आपका विघटन की दर धीमी होगी, ठीक। कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो जितना ज़्यादा होगा विघटन दर उतना ही धीमा होगा, और कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो जितना कम होगा वो क्या होगा विघटन की दर उतनी ही तेज होगी, ठीक। और उतना ही क्या होगा आपको फिर नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए यहाँ पास इसी को हम समझते हैं, जब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ग्रेटर देन 30 है तो क्या हो रहा होगा, इमोबिलाइजेशन हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है, नाइट्रोजन जो होगा अनअवेलेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो याद रखिए किस वैल्यू के लिए होता है, जब कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो क्या है 30 है, 30:1 है, ठीक। कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो जब 20:30 होगा तो क्या होगा, ये मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ये इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन दोनों हो रहा होगा कुछ इस तरह से। इधर से स्थिरीकरण हो रहा है, उधर से क्या हो रहा है उसका मिनरलाइजेशन हो रहा है, खनिजीकरण हो रहा है। फिर तीसरा क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो जब लेस देन 20 होगा तब क्या होगा, वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगा, ठीक, खनिजीकरण होगा। अगर कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो 100:10:1 होता है, ठीक। कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो कितना होता है 100:10:1 होता है, और कार्बन और फास्फोरस का जब जो होगा रेशियो होगा इन दोनों के बीच में अगर 100:1 है तो पी का स्थिरीकरण होता है, फास्फोरस का स्थिरीकरण होता है। तो यही हमको समझना था कार्बन नाइट्रोजन रेशियो में, CN रेशियो के बारे में। तो यहीं तक हमको समझना था। चलिए